हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, अनिश्चित सहायक और उत्तराखंड के विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु एक और विशेष क्लास पर। तो दोस्तों, इस क्लास में आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस जो क्लास आ चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत पेपर नंबर 18 को सॉल्व किया है दोस्तों। तो उसी का जो है क्वेश्चन नंबर 75 हमने उसमें किए थे। आज हम 76 से आगे को बढ़ेंगे दोस्तों ये एग्ज़ाम जो हुआ है ये जुलाई में हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट एग्ज़ाम है। इसलिए इसमें जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो सब कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड मिलेंगी। तो इसलिए इसको बिल्कुल स्किप किए बिना आप पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टोटल 18 क्लासेस को आप अवश्य वॉच कीजिएगा, जो आपके आगामी 19 तारीख के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भारत की जनगणना जो 2011 में हुई थी दोस्तों, उसके अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो कथन क्या दिए गए हैं, तो पहला कथन है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। तो दोस्तों, उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार वहाँ पर जनसंख्या कम रहती है, तो इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट दिया है दोस्तों, वो दिया है उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। उत्तराखंड के अंदर रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक नहीं है। और उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है उधमसिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो दोस्तों, ये भी रॉन्ग है। मुस्लिम आबादी जो है उधमसिंह नगर में सर्वाधिक निवास नहीं करती है। तो इस आधार पर देखें तो दोस्तों, इसका जो कथन है वो केवल कथन एक सही है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। तो इसके अगर हम सत्य असत की बात करें तो दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है कथन एक सत्य है, बाकी अन्य सभी आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया है। तो उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था दोस्तों, वो किया गया है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय पार्क, यानी कि राजाजी नेशनल पार्क जो है दोस्तों, इसको जो है 2015 में राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है, राजाजी नेशनल पार्क को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत, यानी कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों, अगर जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही यानी कि घटते क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है, तो कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हमको उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। पहला ऑप्शन है उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर की जो जनसंख्या प्रतिशत है दोस्तों अनुसूचित जाति की, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, तो ये पहले नंबर पे बिल्कुल सही है। उसके बाद है देहरादून, और उसके बाद पिथौरागढ़, उसके बाद चमोली। तो दोस्तों, यही इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो है अवरोही क्रम की बात कही गई है दोस्तों। तो उधमसिंह नगर सबसे ज़्यादा, अवरोही का मतलब होता है दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा हो वो पहले लिखा जाता है, सबसे कम वाला सबसे लास्ट में लिखा जाता है, उसको कहते हैं घटते क्रम। तो उधमसिंह नगर की जनसंख्या अनुसूचित जाति के मामले में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। उसके बाद देहरादून है, उसके बाद पिथौरागढ़ है, उसके बाद चमोली है। तो दोस्तों, इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर है। तो अन्य ऑप्शंस को हम नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि पहला ऑप्शन ही सही आ गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, जो दूर्मी ताल है वो उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। दूर्मी ताल दोस्तों उत्तराखंड के चमोली चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। चमोली जिले में है दूर्मी ताल। कौन से जिले में।
चमोली जिले में है दोस्तों। दूरमी ताल चमोली जिले में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो जनपद हैं जो जिले हैं उनको जो है महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में। तो आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों जिसमें सबसे कम वाला पहले आता हो और लास्ट में सबसे ज़्यादा वाला आता हो। तो अगर महिला साक्षरता दर के अनुसार देखें तो सबसे जो कम है वो उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता है दोस्तों। उसके बाद उधम सिंह नगर है, उसके बाद चमोली है और उसके बाद नैनीताल है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि उत्तरकाशी में ही सबसे कम महिला साक्षरता दर है। ठीक है, और नैनीताल में सबसे ज़्यादा है। इसमें 4 ही जिलों के नाम है दोस्तों, तो इस आधार पर ये बिल्कुल इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, निम्नलिखित सरिताओं में कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है। तो कौन सी नदी गिरथी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। तो गिरथी नदी की सहायक नदी जो है दोस्तों वह है आपका कियोगाड़। कौन सी नदी है दोस्तों, कियोगाड़ नदी जो है ये गिरथी नदी की सहायक नदी है। तो कियोगाड़ नदी जो है, कियोगाड़ ये है दोस्तों छोटी है, बट ये गिरथी नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों उत्तराखंड के लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो चुका है अब कि जो पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ये किया गया था कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा किया गया था दोस्तों। और दोस्तों इस आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ था कि मैती आंदोलन में क्या है दोस्तों कि जो महिलाएं मायके आती हैं वो वृक्षारोपण करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल्याण सिंह रावत को इसका क्रेडिट जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, लगातार आपने प्रीवियस ईयर पेपर हमारे देख रहे होंगे, तो उसमें आपको लगातार ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल भी आपने क्लास स्किप नहीं करनी है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगे हमारी क्लासेस से, इसलिए ज़रूर वॉच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों जो दूधातोली पर्वत श्रेणी है उसके द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करना है। तो दोस्तों अगर देखें भागीरथी और भिलंगना बेसिन नदी घाटी, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके अलावा नयार और अगलार बेसिन, ये भी बिल्कुल गलत है। पिंडर और रामगंगा बेसिन, तो ये नदी घाटी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। पिंडर और रामगंगा बेसिन ही इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि दूधातुली पर्वत श्रेणी से उत्पन्न होने वाली ये नदी बेसिन है दोस्तों। ठीक है, और भिलंगना और मंदाकिनी बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों का सही युग्म है दोस्तों, वह है पिंडर एवं रामगंगा बेसिन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है। तो दोस्तों जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का संगम स्थल कौन सा है दोस्तों, वह है भैरव घाटी। ठीक है दोस्तों, तो जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का जो संगम स्थल है दोस्तों वह है भैरव घाटी। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उंटाधुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप स्थित है। तो उंटाधुरा दर्रा जो है दोस्तों वो कहाँ जो है हिमनदों में से किसके समीप है। तो दोस्तों उंटाधुरा दर्रा जो है वह है आपका मिलम हिमनद से संबंधित है दोस्तों। किससे, मिलम हिमनद। ठीक है दोस्तों, उंटाधर्रा मिलम हिमनद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का मित्र किसानों का सर्वोत्तम मित्र किसे कहा गया है दोस्तों। तो दोस्तों किसानों का जो सर्वोत्तम मित्र है वो साल भी नहीं है, टुन भी नहीं है, भीमल भी नहीं है, वो है दोस्तों ओक। ओक को बांज को ओक कहा जाता है दोस्तों। तो जो है किसानों का सर्वोत्तम जो मित्र है वो होता है ओक, यानी कि बांज को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है, बांज को।
दोस्तों आपने सुना होगा बांस के वृक्ष जहाँ होते हैं वहाँ जल जो है अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पानी की कमी नहीं होती है दोस्तों। तो यही है ओक, इसको कहा जाता है और यह किसानों का सर्वोत्तम मित्र माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है दोस्तों नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। ठीक है दोस्तों, तो जो है लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना ही लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी कि आसियान का मुख्यालय अवस्थित है? तो किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी कि आसियान का मुख्यालय है? तो दोस्तों वह है जकार्ता में। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखिए दोस्तों, ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इस जो है सो ज़रूर याद कर लीजिएगा आप लोग। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वह है जकार्ता में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती है? तो दोस्तों कौन सी संधि ऐसी है जो इसके लागू होने के मेल नहीं खा रही है? तो दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि, ये 1970 में हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके अलावा सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं जो हैं ये समझौता 1967, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 बिल्कुल सही है। और न्यूक्लिय मुक्त समुद्र तल संधि ये भी बिल्कुल 1972 में ही हुई थी दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं जो समझौता हुई थी ये 1967 में नहीं हुई थी। बाकी अन्य सभी ऑप्शन सही हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा नहीं है दोस्तों? साम्यवादी राज्य, कल्याणवादी राज्य, समाजवादी राज्य या राजनीतिक समानता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वह है साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों ये कार्य किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। संघ लोक सेवा अध्यक्ष को हटाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करे। तो ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य का कर्तव्य बनता है कि कानून निर्माण में इस सिद्धांतों को, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनको लागू करे। दूसरा है यह देश के सुशासन में मौलिक हैं, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि देश के सुशासन के लिए ये मौलिक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं। और उसके अलावा जो थर्ड है, यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि राज्य के अंतर्गत कानूनी कर्तव्य ये लागू नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। और उसके अलावा यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश हैं। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? तो दोस्तों इनमें से कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहा है पहले? तो पहला मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कौन थे दोस्तों? प्रथम मुख्यमंत्री वो थे नारायण दत्त तिवारी। ठीक है दोस्तों, कौन थे? ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों,
उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो उत्तराखंड की जब पहली विधानसभा हुई थी तो उसमें महिला विधायक कितने थे दोस्तों? वो थे टोटल 4। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपनी इम्पोर्टेंट नोटबुक में। तो महिला विधायकों की संख्या कितनी थी टोटल दोस्तों? उसमें 4 थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? तो निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, योजना आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो दोस्तों योजना आयोग जो है अब अस्तित्व में नहीं है और इसका नाम बदल के कर दिया है दोस्तों नीति आयोग। क्या नाम हो गया दोस्तों इस आयोग का नाम? नीति आयोग इसका नाम अब रख दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो कौन सी लोकसभा ऐसी है जिसने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया दोस्तों? वो है दोस्तों 13वीं लोकसभा। ठीक है, 13वीं लोकसभा जो थी ये जो है भंग हो गई थी दोस्तों और ये अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय FEMA कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय है ये कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 1999 में। 1999 में दोस्तों विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय जो है अस्तित्व में आया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों प्रिवेंशन PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए कौन सा संबंध सही नहीं है? पहली बात दोस्तों, इसमें काले धन के सृजन से संबंधित सभी प्रमुख अपराध सम्मिलित हैं। यह बिल्कुल सही है क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो है काले धन के सृजन से संबंधित सभी मुख्य अपराध सम्मिलित हैं। दूसरा दोस्तों, कर चोरी और तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। ठीक है, जो कर चोरी होती है और तस्करी होती है इसको मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर रखा गया है। इस अधिनियम के दायरे में आने वाले केस गैर जमानती होते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जो केस आते हैं दोस्तों वो बिल्कुल गैर जमानती होते हैं, उनका जमानत नहीं हो सकती है। और उसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो है मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों जो मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर हैं उनको वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार है दोस्तों, तो यहाँ पर नहीं है लिखा गया है इसलिए यही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अदरवाइज जो है बाकी सारे पॉइंट्स में सही थे। तो दोस्तों इसका जो सही होगा वो मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार दिया गया है, बट यहाँ पर नहीं है इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृक्ष महत्वपूर्ण है। वृक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत जो ब्रिक्स सम्मेलन होता है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विश्व लेवल के लिए, तो इकोनॉमिक तौर पे। तो यहाँ पर इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इसमें विश्व की जनसंख्या का 40% से अधिक भाग आता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 40% इसके अंतर्गत आता है ब्रिक्स के अंतर्गत। और दूसरा ऑप्शन है इसमें विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% भाग आता है। तो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का टोटल 24% जो है ब्रिक्स के अंतर्गत आता है दोस्तों। यहाँ पे आपको याद रखना है कि विश्व की टोटल पॉपुलेशन का 40% इसके अंतर्गत आता है ब्रिक्स अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। दूसरा दोस्तों ये घरेलू उत्पाद का 24% भाग होता है।
उसके अलावा है वैश्विक व्यापार का लगभग 40% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों में होता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, 46% इसके अंतर्गत देश सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा प्रथम ब्रिक्स बैठक 2009 में रूस में संपन्न हुई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। ब्रिक्स सम्मेलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स की जो पहली बैठक हुई थी, तो ब्रिक्स सम्मेलन पहला वो 2009 में हुआ था और रूस में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से सही नहीं है। तो यही ऑप्शन इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? यानी कि 2023 की जो सतत विकास रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत की रैंक क्या है दोस्तों? तो इसके अनुसार भारत 112वें स्थान पर है दोस्तों, 112 इसकी रैंक रही है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना प्रभाव में कब आई थी? तो दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि है ये कब से लागू हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 24 फरवरी 2019। 2019 से ये जो है प्रभाव में आई है दोस्तों, ठीक है। किसान सम्मान निधि जिसके अंतर्गत साल में जो है 6,000 रुपये किसानों के खाते में आते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जो स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? वह कब तक रखा गया है दोस्तों? वो रखा गया है 2045 तक, ठीक है। तो 2045 तक तो जो है स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का जो है यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार SAPTA का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों SAPTA का सदस्य कौन नहीं है? सप्टा का सदस्य कौन नहीं है? तो दोस्तों वो नहीं है चीन, बाकी मालदीव भी है, बांग्लादेश भी है और नेपाल भी है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है? तो दोस्तों कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति की माप कहलाता है? तो दोस्तों यह है शीर्ष यानी कि हेडलाइन मुद्रास्फीति इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है? तो नीति आयोग के शासी परिषद के भाग कौन नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और अंडमान और निकोबार द्वीपों के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो नीति आयोग के शासी परिषद का भाग कौन नहीं है? यह है राज्यों के राज्यपाल। इसको नीति आयोग के शासी परिषद के भाग नहीं है। बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को उसमें रखा गया है। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी हैं उसमें, अंडमान निकोबार द्वीपों के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी नीति आयोग के शासी परिषद के भाग बनाया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो उत्तराखंड के हाई कोर्ट के अंतर्गत जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनमें से इनमें से कौन उसमें नहीं रहे हैं? तो विकास श्रीधर सिरपुकर जो हैं ये दोस्तों ये इसके उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। जगदीश सिंह खेहर ये भी हाई कोर्ट के जो है जज रहे हैं दोस्तों। और राघवेंद्र सिंह चौहान ये भी रहे हैं दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज। लेकिन जो पंकज पुरोहित हैं दोस्तों ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कौन सी लोकसभा सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ऑप्शन है नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा या पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर जो सीट है फिक्स वह है अल्मोड़ा,
ठीक है, जिसमें अभी अजय टमटा जो है इस सीट के से जो है लोकसभा सीट के सांसद हैं दोस्तों, ठीक है। तो अल्मोड़ा की सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है, इसमें नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में से नहीं है, अल्मोड़ा से है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार में उत्तराखंड से निम्न में से कौन वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं? तो दोस्तों केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री रहे थे? तो दोस्तों वह हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री यहाँ पर रहे हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड के ओर से 2019 में जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM शुरू किया गया था। तो नेशनल फूड जो है फूड सेविंग मिशन जो था दोस्तों, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है कब शुरू किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है? तो 2022-23 के अंतर्गत मछली उत्पादन में कौन सा जो है जिला सबसे आगे रहा है दोस्तों? वह है उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन रहा था 2022-23 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? तो दोस्तों उत्तराखंड के किस जिले में भौगोलिक जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण है? तो सर्वाधिक जो वन आवरण है दोस्तों वह है इन 4 जिलों के हिसाब से, इसमें नैनीताल है दोस्तों। कहाँ है? नैनीताल में सबसे ज़्यादा वनाच्छादित भाग है। इन रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, गढ़वाल के हिसाब से नैनीताल में सबसे ज़्यादा वनाच्छादित वन आवरण क्षेत्र है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के राजकोषीय उत्तराधिकार एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? तो उत्तराखंड सरकार ने जो राजकोषीय उत्तराधिकार एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों 2005 में। 2005 में उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तराधिकार एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया था। 2005 में किया गया था दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, NFHS 2019 से 21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019 से 21 के बीच में कितनी रही थी दोस्तों? तो बहुआयामी जो गरीबी रही थी दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत, वो रही थी आपकी 9.67%। 9.67% जो है 2019 से 2021 के बीच बहुआयामी गरीबी रही थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, GHz यानी कि गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर के किस विशेषता का सूचक है? तो दोस्तों जो GHz है, गीगाहर्ट्ज इसको बोलते हैं, यह शब्द कंप्यूटर के किस विशेषता का सूचक है दोस्तों? ये बताता है दोस्तों, ये बताता है रफ्तार को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रफ्तार को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी स्पीड से जो है नेटवर्क होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है? तो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी एग्जाम्स के लिए, इसलिए आप इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो निम्न में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों? वह है प्रोलॉग। क्या है? प्रोलॉग। तो प्रोलॉग जो है दोस्तों 5th जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128, 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीकी को प्राथमिकता दी जाती है? तो दोस्तों 1200 से 2400 बिट की प्रति सेकंड की अगर जो है मध्यम गति रेंज की के लिए मॉड्यूलेशन तकनीकी में किसको प्राथमिकता दी गई है? वो दी गई है आवृत्ति मॉड्यूलेशन दोस्तों, हर्ट्ज, HZ, ठीक है।
एजेड मॉड्यूलेशन जो है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन जो है, इसको सबसे ज़्यादा तकनीकी के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 10 कसकर लपेटे गए फेरों की एक ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिससे 14 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 14 एम्पीयर की। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रेडियस दी गई है वो दी गई है आपको आर बराबर दिया गया है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, और फेरों की संख्या जो है एन बराबर है दोस्तों 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू, जो इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों वो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लगेगा, और इसके केंद्र पर पूछा गया है दोस्तों। केंद्र पर पूछा गया है तो दोस्तों क्या लगाएंगे हम, बी इक्वल्स होता है दोस्तों म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है दोस्तों 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, ये म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है। एन की जगह 100 रखेंगे दोस्तों, और आर आई की जगह पे रख देंगे जो है आपका 14। ठीक है, और अपॉन में आर की जगह रख देंगे 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। और इसको जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आंसर आएगा 6.28 इंटू 10 की पावर -4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ बता दी है इसमें। तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो बी इक्वल टू लगता है दोस्तों म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई अपॉन आर। एन यहाँ पर फेरों की संख्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 रख लीजिएगा, और एन की जगह पे यहाँ पर 100 रखिएगा, आई की जगह पे 14 रखिएगा दोस्तों, अपॉन में 2 ऐसे ही रहेगा, और आर की वैल्यू अपॉन में 10 सेंटीमीटर है दोस्तों। अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 गुणा 10 की घात -2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबकी वैल्यू मैंने आपको बता दी, आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर आपका ए वाला सही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, 6.28 इंटू 10 की पावर -4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दो झिर्रियाँ 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई हैं और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 50 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है फ्रिंज अंतराल पूछा गया, फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, तो फ्रिंज चौड़ाई दोस्तों डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है। कैपिटल डी जो होता है दोस्तों वो दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी होती है, और साथ ही साथ स्मॉल डी जो होता है वो फ्रिंज के बीच, सॉरी, दो झिर्रियों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी, और जो कैपिटल डी होती है दोस्तों वो होती है पर्दे के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दो झिर्रियाँ 1 मिलीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मिलीमीटर। तो 1 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा दोस्तों डी का मान, स्मॉल डी का मान। ठीक है, स्मॉल डी का मान हो जाएगा। और उसके अलावा पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है, और कैपिटल डी का मान आ जाएगा दोस्तों 1 मीटर। तो दोनों के मान आपको मिल गए, और लैम्डा जो है 500 एनएम है। तो 500 एनएम को अगर हम बदलेंगे उसमें मीटर में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 500 गुणा 10 की घात -3 मीटर। और अगर इसको बदलेंगे एंगस्ट्रम में दोस्तों, फिर इसको जो है एंगस्ट्रम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर वैल्यू रख के अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा, 0.5 mm मिलीमीटर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? तो दोस्तों जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं, उनके अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों किया जाता है? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो जिंक जो है जल्दी से क्रियाशीलता उत्पन्न कर देता है, जिस कारण से जो है खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंतर्गत जिंक के बजाय किसका लेप लगा दिया जाता है दोस्तों? टिन का लेप लगा दिया जाता है, क्योंकि जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जो है साक्षरता दर सबसे कम थी दोस्तों? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्तरकाशी, क्योंकि उत्तरकाशी में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, और ये 2011 के सर्वे के अनुसार दोस्तों। ठीक है, तो उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो उत्तराखंड के अंदर कितना प्रतिशत भाग मैदानी है दोस्तों? यह है केवल 14% भाग। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है 86% भाग जो है दोस्तों वो अन्य है। ठीक है, जिसमें आपका जो है पर्वतीय क्षेत्र भी है और नदियाँ भी हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय समपोषणीय कृषि मिशन NMSA से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा कार्यक्रम है इन चारों में से? चार कार्यक्रम दोस्तों इसमें क्या क्या हैं? एक तो RAD, एक है SHC और RKVY और PMKSY किसान सम्मान योजना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कौन सा संपोषणी इसमें से नहीं है, NMSA से संबंधित कौन सा नहीं है? तो वो यही नहीं है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन, PM किसान सम्मान योजना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है राष्ट्रीय संपोषणी कृषि मिशन के अंतर्गत से संबंधित नहीं है। बाकी RAD है, SHC है और RKVY, ये तीनों जो है इससे संबंधित हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में UTDB की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। तो UTDB का जो है की स्थापना किसके लिए की गई दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत? ये की गई दोस्तों पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो UTDB की स्थापना किसके लिए की गई? ये की गई दोस्तों पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों वह है 1976, 1976 जो है दोस्तों ये संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार से संबंधित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है? तो दोस्तों कौन सा हाइड्रोफाइट्स है जो हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है? तो दोस्तों वह है आपका एरेनकाइमा ऊतक। ठीक है, तो एरेनकाइमा जो टिश्यूज होते हैं दोस्तों वो आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करते हैं हाइड्रोफाइट्स को। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रकार के टिश्यू होते हैं और ये जहाँ समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है तो वहाँ हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है, वो होता है एरेनकाइमा ऊतक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है, गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कौन से ग्रीन हाउस गैस का योगदान इसमें नहीं है तो उसको चयन कीजिए। जैसे मेथेन है CH4 20% है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों 14% है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 40% और N2O जो है ये 6%। तो दोस्तों इसमें जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 40% नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा लेवल हो जाएगा दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में तो बहुत बुरा जो है स्थिति हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन गैसों का सापेक्ष योगदान जो है मेथेन का 20% है, CFC में 14% है, N2O जो है 6% का योगदान इसमें ग्लोबल वार्मिंग में हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? किसके द्वारा एंटीबायोटिक शब्द दिया गया था दोस्तों? डेवी और रत्नॉफ द्वारा, एडवर्ड O विल्सन द्वारा या M पर्ल द्वारा या सेलमैन बॉक्समैन द्वारा? तो दोस्तों ये जो एंटीबायोटिक वर्ड दिया गया था ये सेलमैन बॉक्समैन के द्वारा एंटीबायोटिक शब्द दिया गया था। किसके द्वारा? सेलमैन बॉक्समैन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? तो दोस्तों जो डीएनए है वो प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन कौन सा है दोस्तों? वह है दोस्तों इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, ये इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो हाइब्रिडोमा जो टेक्निक थी दोस्तों किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये की गई थी जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलस्टीन के द्वारा दोस्तों ये हाइब्रिडोमा तकनीक जो है विकसित की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 143 में। तो क्वेश्चन नंबर 143 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोधन के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों ये जो किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है वह है इंटरफेरोन। क्या है दोस्तों? इंटरफेरोन का उपयोग दोस्तों प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गोविंद वन्यजीव विहार 1955 ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। फूलों की घाटी 1982 ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद केदारनाथ वन्यजीव विहार 1979 ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। साथ ही अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें फूलों की घाटी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, और गोविंद वन्यजीव विहार जो 1955 में, अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 में, ये तीनों सही हैं। लेकिन केदारनाथ वन्यजीव विहार दोस्तों 1989 बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। सोन नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल में है, बिल्कुल सही है। अस्कोट वन्यजीव विहार दोस्तों पिथौरागढ़ में है, ये बिल्कुल सही है। विंसर वन्यजीव विहार दोस्तों अल्मोड़ा में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गोविंद वन्यजीव विहार दोस्तों ये चमोली गढ़वाल के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस समय मालोगाम नाम के एक पोलिंग स्टेशन था जिस पर एक ही वोटर था, वह किस राज्य में स्थित है? तो ये गांव जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? ये गांव है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के मालो गांव में दोस्तों 2024 की लोकसभा चुनाव में केवल एक ही वोटर था दोस्तों, यह है अरुणाचल प्रदेश का गांव। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीना है, इस पदार्थ को 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों अगर इसकी अर्ध आयु जो है 4 महीने है तो 4 महीने में ये ठीक आधा हो जाएगा, और अगले 4 महीने में 1/2 का भी जो है दोस्तों आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1/4। अब बचेगा कितना? ठीक है दोस्तों, तो बचेगा तो इतना ही, लेकिन खर्च कितना हो गया 3/4। तो कितने महीने लगेंगे इसको दोस्तों? 4 महीने एक बार में, 4 महीने यहाँ लग जाएंगे, 4 महीने यहाँ लग जाएंगे, तो टोटल कितने महीने का हो जाएगा? 8 महीने। तो 8 महीने में ये अपनी मात्रा का 3/4 भाग खर्च हो जाएगा और 1/4 भाग केवल रह जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है दोस्तों? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या आयरन? तो सबसे क्रियाशील जो धातु है दोस्तों वह है पोटेशियम। पोटेशियम दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों से संबद्ध है
इससे समृद्ध जो संकटग्रस्त प्रजातियों से समृद्ध हैं दोस्तों, और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित और निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों से समृद्ध हैं और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे स्थानों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके पास रेड स्पॉट्स, ग्लो स्पॉट्स, हॉट स्पॉट्स या वेट स्पॉट्स। तो दोस्तों जो ऐसे संकटग्रस्त जो है भागों में जो हैं संकटग्रस्त प्रजातियों से समृद्ध हैं और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, ऐसे स्थानों को कहा जाता है दोस्तों हॉट स्पॉट्स। क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट्स इनको कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन पे। वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो जीव 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सबसे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं, तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको कहा जाता है साइक्रोफाइल्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऐसे जीवों को साइक्रोफाइल्स कहा जाता है दोस्तों, जो 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सबसे अधिक तेजी से जो है वृद्धि। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर रखिएगा दोस्तों। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। और जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम 19 जनवरी को है, उनके लिए ये एग्ज़ाम पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर इसको वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।